और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि तैयारी अच्छे से चल रही होगी। फिलहाल हम लोग हिंदी ग्रामर देख रहे थे, तो जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने स्वर संधि के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, कि स्वर संधि और उसके प्रकार मैंने पिछले वीडियोज़ में डाल दिया है। अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। संधि को 3 प्रकार में बाँटा गया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है, कह रहा है कि व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर अगर आ जाए, उसके कारण जो बदलाव होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि के लिए बहुत सिंपल है कि अगर व्यंजन के बाद, ठीक है ना, व्यंजन वर्ण के बाद अगर स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो और उसकी मेल से जो बदलाव आएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि दिक जोड़ गज, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क है और ये ग है, तो क और ग व्यंजन के बाद व्यंजन आया तो व्यंजन संधि क्या बन गया? दिग्गज। ठीक है, ये जो बदलाव आया इसे व्यंजन संधि कहेंगे। दूसरा में देख सकते हैं कि सु जोड़ अंत, तो ये व्यंजन और ये अ जो है सो स्वर है, तो व्यंजन के बाद स्वर आया तो सुबंत, ये जो बदलाव आया इसे भी हम लोग व्यंजन संधि ही कहेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं। अब वो नियम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है कि सबसे पहला तो कह रहा है कि यदि स्पर्श व्यंजन, बड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। मैं बहुत आसान तरीके से ये मतलब कि हर एक चीज़ को लिख करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसे देखूंगा। और एक शिकायत भी आप लोगों से, जो भी लोग देखते हैं इसे शेयर करें, क्योंकि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन तक तो कम से कम पहुंचा ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो वीडियोस को देखें और आगे तक शेयर करें। फिलहाल यहाँ पहुँचते हैं। कह रहा है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ण, अब स्पर्श व्यंजन से आप लोगों को ध्यान में आ जाना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन के बारे में, तो सबसे पहले तो स्पर्श व्यंजन कहेंगे किसे? तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये प वर्ग, ये जो वर्ग जो होते हैं ना, इसे वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को वर्ग व्यंजन भी कह सकते हैं। अब कह रहा है कि इसके प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण मतलब क्या हो गया? जैसे क, च, ट, त या फिर प, है ना, क, च, ट, त या फिर प, ये प्रथम वर्ण हो गए इसके। इसके बाद क, ख, ग, घ, है ना, अड़, च, छ, ज, झ, ऐ, तो ये जो है सो स्पर्श व्यंजन या फिर इसको वर्ग व्यंजन भी कही जाती है, क वर्ग च वर्ग के कारण। तो यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण क, च, ट, त या प के आगे कोई स्वर वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या फिर य, र, ल, व, आप लोगों को पता है य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण या फिर उस किसी भी वर्ग के तीसरा या चौथा, अब तीसरा चौथा मतलब क्या? इसके तीसरा या चौथा करेंगे तो क्या होगा? क, ख, ग होगा, घ होगा, है ना। इसका करेंगे तो च, छ, ज होगा, झ होगा। तो इस तरह से तीसरा या चौथा वर्ण या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन मतलब कि य, र, ल, व आता है, तो क, च, ट, त, प मतलब कि प्रथम वर्ण जो है वो उसकी जगह पर क्या आ जाता है? उसी का तीसरा वर्ण आ जाता है, उसी वर्ग का तीसरा। जैसे कि आप यहां पे समझ सकते हैं कि क है और क के आगे कोई स्वर वर्ण हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो या अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व में से कोई हो, तो क्या हो जाएगा? उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो क के तीसरे वर्ण कौन से होंगे? ग होंगे। च का ज हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को, कि जैसे आप देखिए एग्जाम्पल से भी समझिए। जैसे कि कह रहा है कि दिक जोड़ अंबर, तो यहाँ पे क है और इसके आगे स्वर वर्ण आया है ना। तो क के बाद स्वर वर्ण आया है, तो क के तीसरे वर्ण कौन से होंगे? क वर्ग में तीसरे वर्ण ग होगा, क, ख, ग, तो देखिए दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। अच जोड़ अंत, च के साथ स्वर आया तो इसका तीसरा ज, अजंत। षट जोड़ दर्शन,
षड दर्शन। टौ का तीसरा वर्ण ट ठ ड, इसलिए षड दर्शन। सत आचार तो सदाचार, तौ का तीसरा वचन द होता है और आ है इसलिए द आकार दा तो सदाचार। सुप जोर अंत सुबंत प फ ब तीसरा वर्ण। तो ये आसानी से समझ जाएंगे कि इस प्रकार का कोई भी प्रथम वर्ण के आगे कोई स्वर वर्ण हो, ठीक है, या अंतस्थ व्यंजन वर्ण हो, या फिर किसी भी वर्ग के तीसरा या चौथा हो, तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। क्लियर। दूसरा नियम यहां पे कह रहा है कि यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ण अर्थात क च ट त या प के साथ कोई अनुनासिक व्यंजन, अब अनुनासिक व्यंजन से हम लोग क्या समझेंगे, न या म, मुख्यतः यही होता है। तो स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण के साथ अगर न या म आए तो प्रथम वर्ण बदल करके क्या हो जाता है, तो उसी वर्ण के उसी वर्ग का पांचवां वर्ण जो होगा वो हो जाएगा। अब समझिए कैसे, तो क का अड़ा हो जाएगा, च का अइया हो जाएगा, ट का न हो जाएगा, त का न हो जाएगा और प का म हो जाएगा। एग्जांपल्स देख सकते हैं, वाक मैं, तो क्या हो गया, वांग मैं, ठीक है, इसी का पांचवा वर्ण आ गया क्योंकि यहां पे म है। च है म के साथ तो यहां पे क्या हो गया, अइया आ गया है, रोइंग मैं, है ना। ट है तो इसी का आ गया है, षट मुख संग मुख। उत्जोरनति उन्नति, तो का पांचवा क्या होता है, नौ होता है, त थ द ध न, इसीलिए उन्नति। उपजोड़ में, तो प का आप ऐसे ही समझ सकते, प फ ब भ म होगा, देखिए अप जोड़ में मैं। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे का जो रूल है, नियम है संधि का, व्यंजन संधि का, कह रहा है कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे, जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो क्या हो जाएगा, तो छ के पहले च आ जाएगा और च में हलंत लगा हुआ। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि स्वर रहित व्यंजनों को हल चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। स्वर रहित मतलब कि बिना स्वर के व्यंजन अधूरे होंगे और आधा व्यंजन लिखने के लिए हल चिन्ह लगाई जाती है, इसलिए आपको जगह जगह पे हल चिन्ह लगाया हुआ दिख रहा होगा। देखिए अब देख सकते हैं, कह रहे कि जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के आगे छ आता है तो छ के पहले च आ जाएगा, च के साथ हलन लगाओ तो आधा च आ जाएगा। जैसे पड़ी जोड़ छेद, तो देखिए र है, क्या बोला, ह्रस्व या दीर्घ के आगे अगर छ आता है तो ये क्या है, ये पड़ी ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ गया, छ आ गया, इसीलिए परिच्छेद, छ से पहले च आता है, छ से पहले च आएगा, परिच्छेद, ठीक है। अगला नियम यहां पे ये कह रहा है कि यदि आ को छोड़कर किसी भी स्वर के आगे सौ आता है तो सौ के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, सौ के स्थान पर श हो जाएगा, ठीक है। ज्यादातर ये चीज देखा गया है, जैसे कि अभी जोर सेक, तो भ है, ठीक है, क्या कर आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के साथ अगर सौ आता है तो इसमें ई के साथ आ रहा है ना, छोटी ई की मात्रा ई के साथ आ रहा है, ह्रस्व ई है यहां पर इसके साथ, तो ये बदल करके क्या हो गया, श हो गया। वी जोर सम विषम, नी जोर सेध निषेध। तो ये कुछ नियम है व्यंजन के। आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यंजन संधि के जो मुख्य नियम थे उसमें से, जैसे कि म संबंधी नियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है कि यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन समझ में आ गया होगा। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग भी कहते हैं, है ना, उसको वर्ग व्यंजन भी कहा जाता है। तो यदि म के आगे कोई स्पर्श व्यंजन
आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का, मतलब जिस वर्ग का वो स्पर्श व्यंजन होगा वो अगर आता है तो उसी का पांचवा वर्ण आ जाएगा। किसके स्थान पे? तो म के स्थान पे। जैसे आप देख सकते हैं कि शम जोड़ कर, तो यहाँ पे क जो है सो स्पर्श व्यंजन क वर्ग का है और म के साथ ये आया है, तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो इसी वर्ण के, इसी वर्ग के पांचवा वर्ण, मतलब कि क ख ग घ अ। तो ये क्या हो जाएगा? शंकर। इसको शंकर भी लिखते हैं हम लोग। जैसे घम जोड़ टा, तो ये ट वर्ग का आया है, तो ट वर्ग का पांचवा क्या होगा? अ होगा। तो घम जोड़ टा, घमटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? घमटा। ठीक है, ये था म संबंधी नियम के पहले। अब दूसरा हम देखते हैं, कह रहा है कि यदि म के आगे कोई अंतस्थ व्यंजन, कोई अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है य र ल व, और उष्म व्यंजन का मतलब होता है श श स या ह। अंतस्थ व्यंजन जो भीतर से आवाज आए, है ना, जो हवा जो निकले उच्चारण करते समय वो डायरेक्ट बाहर निकले, किसी से वो टकराएगा नहीं, वो भीतर से आवाज आएगा, य, है ना। और ये जो उष्म व्यंजन है वो टकराते हुए हवा बाहर निकलती है, घर्षण की वजह से उष्मा का संचार होता है, इसीलिए उष्म व्यंजन कहा जाता है इसको। श श स और ह, है ना। कह रहा है कि म के आगे कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो या उष्म व्यंजन हो, मतलब य र ल व श श स ह, इसमें से अगर कोई हो तो म के जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। मतलब सम जोड़ सार, तो म के साथ स आया है ना। स क्या है? तो उष्म व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा? सौ के ऊपर अनुस्वार आ गया, संसार। सम जोड़ रक्षा, र क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो म के साथ अगर अंतस्थ व्यंजन आता है तो भी अनुस्वार हो जाता है म का, तो हो जाएगा संरक्षा। क्लियर है। आगे हम देख रहे हैं कि म संबंधी नियम में ही अगला जो है वो कह रहा है कि म के आगे, म के आगे या म के बाद म आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। म के बाद अगर म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, म का म ही रहेगा। जैसे कि सम जोड़ मान, तो म के बाद म आया है तो इसीलिए सम्मान, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। ये था म संबंधी व्यंजन का, जो व्यंजन संधि का जो नियम है वो म संबंधी था, ये हम लोग देख लिए। आगे कर रहा है नौ संबंधी नियम। अब नौ संबंधी नियम क्या है उसको समझिए। कहता है कि यदि री र या श के बाद, री र या श के बाद न आए और उनके बीच कोई स्वर, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि री र या श के बाद न आए और उनके बीच, उनके मध्य अगर स्वर क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य, व या फिर ह, इनमें से कोई हो, कोई भी स्वर हो सकता है, ठीक है। क वर्ग का कोई या फिर प वर्ग का कोई हो या फिर अनुस्वार हो, या नहीं तो य व ह में से कोई हो, तो नौ का जो है वो नौ हो जाएगा। नौ का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो किस प्रकार से? देखिए, जैसे परि जोड़ मान, अब इसमें आप देख सकते हैं कि म है, अब क्या कह रहा है कि नौ से पहले, तो नौ से पहले क्या है? ये प वर्ग का है, ये म जो है सो क्या है? प वर्ग का है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है कि प वर्ग या क वर्ग या अनुस्वार, तो नौ से पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये म है और इसके मध्य में, इसके बीच में जो है आ है, मतलब कि स्वर है, तो इसका ये नौ का क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। इसको परिमाण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमाण। गॉट इट। आगे है ज्ञ संबंधी नियम। आप लोगों को मैं बता दूं कि स्वर संधि के बारे में पिछले वीडियो में आकर जाकर के देख सकते हैं, और भी किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट्स करके बताएं, मैं उस पर एक वीडियोज डालूंगा, मैं आप लोगों के हिसाब से वीडियो डालता रहूंगा। और फिर से मैं कहूंगा कि शेयर करते चलिए, जो जो कैंडिडेट आपके कांटेक्ट में है, जो भी लोग देख पा रहे हैं, जहां तक पहुंच पा रही है, तो वो लोग आगे तक इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मज़ा आएगा समझाने में, है ना। फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि ज्ञ संबंधी नियम की अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि यदि च या ज के बाद न आए, च या ज के बाद न आए तो न की जगह पे ज्ञ हो जाता है। बहुत सिंपल है, देख सकते हैं, जैसे यज जोड़ न तो यज्ञ, याच जोड़ न याज्ञ, है ना।
यज्ञ मतलब होता है यज्ञ जो हवन करते हैं, और याज्ञ मतलब होता है जो करता है। ठीक है, याच, याच करने वाला, याचना करने वाला। ठीक है, तो याच जो ना याज्ञ। तो ये था ज्ञ संबंधी नियम। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में कह रहा है क्या कि तौ संबंधी नियम। तो यदि तौ या द के आगे ज या झ आए तो तौ या द जो है वो क्या बदल जाता है, तो ज में बदल जाता है। मतलब तौ या द के बाद ज या झ रहेगा, है ना, तो वो किस में बदल जाएगा, तौ और द दोनों ही किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। किस प्रकार से, उत जोड़ ज्वल। तो आप देख सकते हैं तौ के बाद क्या है, ज है, तौ के बाद ज है, तो क्या बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। उत जोड़ ज्वल, तो तौ क्या हो गया, तौ या द कोई भी रहेगा वो किस में बदल जाएगा, उज्ज्वल। सत्य जोड़ जन, तो ये तौ किस में बदल गया, ज में, सज्जन। तो ये हो गया हमारा तौ संबंधी नियम का पहला। दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि यदि तौ या द के आगे श आए, तौ या द के आगे श आए तो तौ या द का च, तौ या द जो होगा वो च में बदल जाएगा और श का जो है सो छ हो जाता है। ठीक है, यदि तौ या द के आगे श आएगा तो तौ या द तो है वो च में बदल जाएगा और ये जो श है वो छ में बदल जाएगा। कैसे, उदाहरण समझिए, जैसे कि उत जोड़ श्वास, तो तौ का हो गया च और श का हो गया छ, उच्छ्वास। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि तौ के बाद यदि ट या ड हो, तौ के बाद यदि ट या ड हो तो तौ जो है तो क्या हो जाएगा, ट और ड में बदल जाएगा। अगर ट होगा, तौ के बाद अगर ट होगा तो ये जो त है वो ट में बदल जाएगा और अगर ड होगा तो ड में बदल जाएगा। कैसे, तो उत जोड़ डयन। अब देख सकते हैं कि त है और इसके साथ ड आया है तो ये ड में बदल गया, उड्डयन। यहां देख सकते हैं ये बृहत टिका, तो ट है तो ये किस में बदल गया, ट में बदल गया। ये जो त है ये ट में बदल गया तो बहुत बृहत टिका हो गया। और यहाँ पे त जो है सो ड में बदल गया क्योंकि यहाँ ड है, यहाँ ट है। क्लियर। आगे कह रहा है कि त के बाद यदि ल हो, त के बाद यदि ल हो तो क्या होगा, त के बाद यदि ल हो तो त का ल हो जाता है। त के बाद अगर ल होगा तो त क्या हो जाएगा, ल में परिवर्तित हो जाएगा। किस प्रकार से, तो हम देख सकते हैं कि उत जोड़ लंघन, तो ये त जो है सो त के बाद ल है तो ये त भी क्या होगा, ल में बदल जाएगा, उल्लंघन। क्लियर। आगे कहता है कि त के बाद यदि ह हो तो त का द और ह का ध हो जाता है। इसको फिर से समझिए कि त के बाद यदि ह होगा तो त और ह दोनों बदलेगा, त जो है सो द हो जाएगा और ह जो है वो क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे उत जोड़ हार, तो त के बाद क्या है, ह है, तो त का द हो जाएगा और ह का ध हो जाएगा। अब देखिए इसको समझने के लिए, जैसे उत जोड़ हार है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। ठीक है, उद्धार हो जाएगा मतलब उद्धार, तो पहले द होगा फिर ध होगा, ये त का द हो गया और ह का ध हो गया, आकार है इसीलिए धा है। समझ गए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि त के बाद यदि च या छ हो तो त का च हो जाता है। अब उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं उत जोड़ चारण। ठीक है, तो त के बाद क्या है, च है, तो त का च हो जाएगा, तो सिंपली हम लिख सकते हैं उच्चारण, है ना। अब देखिए ये त का क्या हो गया, च हो गया। इस प्रकार से आगे कह रहा है कि ट या ठ संबंधी नियम। अब ट या ठ संबंधी नियम हम देख सकते हैं, यहां पे कहता है कि यदि श के बाद त या थ आता है, श के बाद त या थ आता है तो त का क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा और थ का ठ हो जाएगा।
किस प्रकार से? तो तुष जोड़ ट, तो श के बाद ट है तो क्या हो जाएगा ये? तुष्ट। समझ गए? पृष्ठ, तुष के बाद अगर त है तो त का क्या हो जाएगा? त का हो जाएगा ट, तो क्या हो गया? तुष्ट। पृष्ठ के बाद अगर थ है तो थ का क्या हो जाएगा? ठ, तो पृष्ठ। समझ गए? तो इस प्रकार से अगर ट ठ संबंधी में देखेंगे तो श के बाद अगर त होगा तो ट हो जाएगा और थ होगा तो ठ हो जाएगा। तो त थ और ट ठ, है ना? तो ये था हमारा व्यंजन संधि के मुख्य कुछ नियम थे, इसके बारे में हम लोग देखे। स्वर संधि और व्यंजन संधि हम लोग देख चुके हैं, उसके प्रकार भी देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो बदलाव आते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। वैसे संधि भी हम उसी को कहते हैं जब किसी दो वर्णों के मेल से जो कोई बदलाव आता है उस बदलाव को ही हम लोग संधि कहते हैं ना। तो यहाँ पे अगर विसर्ग के साथ स्वर वर्ण हो या फिर व्यंजन वर्ण हो, उसके मेल से जो बदलाव आएंगे उस बदलाव को, उस परिवर्तन को संधि, विसर्ग संधि कही जाएगी। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि मनः जोड़ हर, तो ये विसर्ग के साथ यहाँ पे ह मतलब कि व्यंजन जुड़ा है, तो ये जो बदलाव आया है मनोहर, ओ जो आ गया मनोहर, ये जो बदलाव है इसको हम कहेंगे विसर्ग संधि। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, कह रहा है कि दुह जोड़ आशा, तो विसर्ग और आशा, आ क्या है? स्वर, तो विसर्ग के साथ स्वर भी अगर जुड़ता है और तब जो बदलाव आते हैं उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि ही कहेंगे, ये दुराशा। अब यहाँ पे कुछ नियम है, कुछ शर्तें हैं कि विसर्ग का किस प्रकार से विसर्ग संधि हम लोग जो है सो कर सकते हैं, कैसे समझेंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो इसके कुछ नियम है, उस नियम को कुछ देख सकते हैं। कह रहा है कि विसर्ग का श में परिवर्तन, किस प्रकार से परिवर्तन होगा? विसर्ग कैसे श या फिर स में परिवर्तित हो जाएगा, वो आइए समझते हैं। कह रहा है कि यदि विसर्ग के आगे श या स आए तो विसर्ग क्रमशः श रहेगा तो श हो जाएगा और स रहेगा तो स हो जाएगा। किस प्रकार से? तो दुह जोड़ शासन। अब देख सकते हैं कि तालव्य श है यहाँ पे विसर्ग के बाद, तो इसका हल चिन्ह के साथ मतलब आधा यूज हो गया, दुशासन। इसमें आप देख सकते हैं कि दंत स मतलब कि स है, इसका क्या हो गया? विसर्ग के जगह पे आधा दंत स मतलब कि ये आ गया नि, ये है निसंदेह, निसंदेह। समझ गए? तो इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम यहाँ पे देख सकते हैं कि श और स में परिवर्तन का, वो ये कह रहा है क्या कि यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ या त, थ आए तो क्या हो जाएगा? तो च या छ आएगा तो श हो जाएगा, ट या ठ आएगा तो श हो जाएगा और त या थ रहेगा तो स हो जाएगा। किस प्रकार से? तो आइए देखते हैं हम लोग। दुह जोड़ चरित्र, तो विसर्ग के साथ च आया तो श हो गया, च छ के साथ अगर आएगा तो श हो जाएगा क्रमशः। निह ठुर, ठ के साथ, ट या ठ के साथ श हो जाएगा निष्ठुर, और निह जोड़ तार, त या थ के साथ क्या हो जाएगा? स हो जाएगा निस्तार। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो बता सकते हैं आप लोग कमेंट के जरिए, है ना? आसानी से अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पे, आसानी से हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो। ठीक है? तो इसके लिए आप जुड़े रहें और शेयर करते रहें। विसर्ग का श में परिवर्तन, दूसरा नियम यहाँ पे कह रहा है कि विसर्ग का श में परिवर्तन। कह रहा है कि विसर्ग का श में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? तो यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में, विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में, उसके बाद जो है क, ख, ट, ठ, प या फ में से कोई वर्ण आएगा तो वो जो विसर्ग है वो विसर्ग हट करके विसर्ग के जगह पर श आ जाएगा। ठीक है? देखिए कैसे? तो निह
जोड़ कर्म, निह जोड़ कर्म। अब यहां पे निह में विसर्ग से पहले आप देख सकते हैं कि ई आया हुआ है और इसके बाद क आया हुआ है, तो ये कैसे बदल जाएगा? तो 100 में बदल जाएगा, तो निष्कर्म। निह जोड़ पाप, प आया हुआ है, ई के साथ विसर्ग से पहले ई है और उसके बाद प है, तो निह जोड़ पाप क्या हो जाएगा? निष्पाप। ठीक है, तो इस तरह से समझिए। आगे बढ़े तो विसर्ग का लोप होना, विसर्ग हट जाएगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो क्या होगा? तो विसर्ग का लोप तो हो ही जाएगा और ये जो ई और ऊ है ये ह्रस्व स्वर है, इसका दीर्घ स्वर हो जाएगा, इह और उह हो जाएगा। कैसे? तो निह जोड़ रव, निह जोड़ रव, इसे ख मत समझ जाना, ये र और व है ना, निह जोड़ रव, तो क्या हो जाएगा? तो ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई हो जाएगा, नीरव, नीरव। निह जोड़ रोग, तो क्या हो जाएगा? नी रोग। ठीक है, आगे बढ़े तो यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और चौ जुड़ जाता है। विसर्ग के जगह पे क्या आ जाएगा? चौ आ जाएगा। चौ, यदि विसर्ग के बाद छ होगा तो विसर्ग हट करके वहां पे चौ आ जाएगा। कैसे? तो जैसे छत्र छाया, तो क्या हो जाएगा? छत्र छाया। देखो यहाँ पे चौ आ गया ना, विसर्ग के जगह पे चौ। जैसे अनु जोड़ छेद, तो अनुच्छेद, चौ आ गया। तो ये होता है विसर्ग का लोप हो जाना। आगे कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर अर्थात कि अ या आ को छोड़ करके बाकी के कोई स्वर, जैसे कि स्वर हम लोग जानते हैं ना कि अ आ ई ऊ रे ए ऐ ओ औ होते हैं, तो उसमें से देखेंगे कि अ आ को छोड़कर विसर्ग से पहले अ या आ हो और उसके बाद जो है सो अ आ को छोड़कर भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। कैसे? अतः जोड़ एव, तो विसर्ग के बाद हम लोग देख सकते हैं कि विसर्ग के बाद यहां पर क्या है? ए है, तो विसर्ग के बाद क्या है? ए है, मतलब कि भिन्न है कोई, और तो का अ, ध्यान रखेंगे कि तो यहां पर कंप्लीट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि तो में क्या है? अ है, तो ये अ और विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद ए, मतलब कि भिन्न कोई स्वर, तो यहां पे अतएव हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। अब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा कब? जब विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद क ख प या फिर फ हो। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग से पहले अ हो। अब देख सकते हैं कि प्रातः में तो जो है सो तो में क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, तो ये अ हो, और विसर्ग के बाद क्या है? तो क है। विसर्ग के बाद क ख प या फिर फ होगा तो विसर्ग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई लोप नहीं होगा, ज्यों का त्यों। जैसे प्रातः जोड़ काल, तो प्रातः काल, किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं आएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें। हम लोग देख सकते हैं कि विसर्ग का रॉ में परिवर्तन कैसे करेंगे, किस प्रकार से, मतलब कि विसर्ग जो है सो रॉ में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, ठीक है, सॉरी, हम लोग देखेंगे कि विसर्ग का जो है सो रॉ में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। तो यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ठीक है, अ या आ को छोड़ करके बाकी का कोई दूसरा स्वर हो और उसके बाद वर्ग व्यंजन या फिर स्पर्श व्यंजन। वर्ग व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का अर्थात मतलब जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और
वर्ग व्यंजन भी कहते हैं कोई कोई। तो हम यहाँ पे यह है कि अ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो विसर्ग से पहले, और उसके बाद जो है सो स्पर्श व्यंजन का जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब कि जैसे क वर्ग में क ख ग घ अड़, है ना, तो उसका तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण, ठीक है, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो उस वर्ग, मतलब कि वर्ग व्यंजन में से कोई भी। मान लीजिए जैसे क ख ग है तो ग हो, या फिर घ हो या अड़ हो, है ना, मतलब कि तृतीय, चतुर्थ या पंचम हो। जैसे च छ ज झ अइया में से च छ प्रथम वर्ग हो गया, द्वितीय वर्ग हो गया, तृतीय वर्ग जैसे कि च छ ज हो, झ हो या अइया हो, या नहीं तो य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे, तो जैसे दुह जोड़ बोध, आप यहां पे देख सकते हैं कि दुह जोड़ बोध में हम यहां पर देख सकते हैं कि क्या किया है, दुह जोड़ बोध। अब देखिए ये प वर्ग का जो है तो तीसरा नहीं है, ब, प फ ब, प फ ब भ म, देखिए तृतीय व्यंजन वर्ण नहीं है यहाँ पे, और विसर्ग से पहले क्या है, तो अ आ को छोड़ करके कोई वर्ण होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो उ जो है सो क्या है, विसर्ग से पहले है, और विसर्ग के बाद क्या है, तो ब है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, दुर्बोध। यहां पे क्या हो जाएगा, दुर्बोध, मतलब कि विसर्ग हट करके वहां पे र आ जाएगा। नि जोड़ गुण निर्गुण ग, क वर्ग का तृतीय वर्ण है, क ख ग। आगे बढ़े तो इसमें ये कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर भिन्न स्वर आए, मतलब कि अ या आ के अलावा कोई स्वर आए, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर भिन्न कोई स्वर आए, और बाद में क्या कह रहा है, बाद में कोई भी स्वर आए, ठीक है, कोई भी स्वर आए, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां भी विसर्ग हट करके र आ जाएगा। कैसे, तो निह जोड़ आशा, विसर्ग से पहले ई है, आ को छोड़कर कोई स्वर है, और आशा आ जो है सो क्या है, कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले भिन्न स्वर, मतलब आ को छोड़कर कोई स्वर है, और उसके बाद कोई भी स्वर अगर आता है तो वो रा हो जाएगा, तो र हो जाएगा, आ है इसलिए रा हो गया। नहीं जोड़ अर्थक निरर्थक हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं, और इसको अगर आप समझ गए तो तैयारी 3 या फिर सक्षमता, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो लैंग्वेज संबंधी क्वेश्चंस होते हैं, संधि संबंधी, संधि विच्छेद संबंधी क्वेश्चन होते हैं, उसमें गर्दा उड़ा सकते हैं आप लोग, है ना। तो किसी भी प्रकार से इसको आसानी से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे कह रहा है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाना, आगे कह रहा है कि विसर्ग का ओ में परिवर्तन। अब ओ में कैसे परिवर्तन होगा, कैसे बदल जाएगा, तो यदि विसर्ग से पहले अ या यदि विसर्ग से पहले अ आए, है ना, अ आए, और बाद में क्या हो, तो य र ल व या फिर ह हो, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद य र ल व या फिर ह हो, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के जगह पे ओ आ जाएगा। वेरी सिंपल। हम देख सकते हैं कि पुरह जोड़ हित, तो पुरह जोड़ हित में आप देख सकते हैं कि क्या है, विसर्ग से पहले अ है, र दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन र अकेला नहीं होता है, किसी भी व्यंजन में और रहता है, मतलब स्वर रहता है, बिना स्वर के व्यंजन अधूरे होते हैं। ठीक है, तो अ है विसर्ग से पहले, और इसके बाद क्या है, ई है। ठीक है, पुरोहित, और ये है क्या, ह है। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ आए तो अ आ गया, और ह है तो क्या हो जाएगा, पुरोहित। मनः जोड़ रथ, र आ गया, और इससे पहले तो अ है ही, तो मनोरथ। तो इस प्रकार के बदलाव जो है तो विसर्ग में देख सकते हैं, है ना। तो अभी तक हम लोग जो देखें, एक बार सिंपली हम लोग समझ जाएं कि सबसे पहले हम लोग संधि के बारे में देखें, ठीक है, संधि विच्छेद के बारे में भी देखें। संधि मतलब मेल होता है, और संधि विच्छेद मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, विच्छेद करना।
अलग अलग करना है ना। इसके बाद इसके प्रकार देखें, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर इसके प्रकार देखें, इसके प्रकार देखें और इसके प्रकार देखें। इस प्रकार से जो है सो हम लोग संधि और संधि विच्छेद को आसानी से जो है सो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।